Good morning, sir. And welcome to the class MMB first year, गवर्नमेंट ITI दुगड्डा। आज हम तुम्हें दिखा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन एट द स्पॉट विथ ओरिजिनल 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर SI इंजन। क्या है? SI इंजन। 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर SI इंजन। 4 सिलेंडर मतलब कि इसमें 4 सिलेंडर हैं। ये इंजन का फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड से नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 सिलेंडर हैं। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का बहुत पुराना इंजन है। इसके साथ लगे हुई जो एसेसरीज हैं वो ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है जो कि कास्ट आयरन का है, और ये इनलेट मैनिफोल्ड है जिसमें हमने ग्रीन कलर करा है। इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते से इंजन सिलेंडर के अंदर फ्रेश एयर एंड एयर फ्यूल मिश्रण आता है। इसमें ये SI का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक SI इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन और दूसरा होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन में पेट्रोल फ्यूल यूज किया जाता है और सक्शन स्ट्रोक के टाइम पर एयर एंड फ्यूल का मिश्रण इनलेट वाल्व के रास्ते इंजन सिलेंडर के अंदर पहुंचता है। मगर CI इंजन में सिर्फ फ्रेश एयर, सक्शन स्ट्रोक के टाइम पर सिर्फ फ्रेश एयर, शुद्ध हवा अंदर आती है। शुद्ध क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एयर फिल्टर से छन के आती है। वायुमंडल में बहुत सारी गंदगी है, धूल है, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं। धूल के कण इस इंजन को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए फिल्टर, एयर फिल्टर हमेशा साफ होना चाहिए और उसे उस टाइम पर बदल लेना चाहिए, अन्यथा आपके वाहन की पुलिंग पावर वीक होती है और सबसे ज़्यादा नुकसान इंजन को होता है। इसलिए एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, हमेशा ऑयल फिल्टर, ये टाइम टू टाइम विद इन पीरियोडिकल टाइम, बल्कि पहले ही, अगर 10,000 किलोमीटर में सर्विसिंग होनी है तो 9,500 में कर दें, वो इंजन लॉन्ग लाइफ रहेगा। 10,000 किलोमीटर या 6 मंथ बदल लेना है इन चीज़ों को, ठीक है? ये बात सबको बतानी भी है। तो आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, इंजन पढ़ाने से पहले जब हम बोर्ड पे चित्र बनाते हैं तो हम वहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन का चित्र बनाते हैं, कल्पना में उस चीज़ को काट देते हैं और ये बताते हैं कि इंजन TDC से BDC आता है, BDC से TDC जाता है। अब वो TDC BDC होता कैसे है, कहाँ पर होता है, वो पिस्टन चलता कैसे है सिलेंडर के अंदर, ये चीज़ें तुम देख लोगे तो तुम्हारे को इंजन समझना, इंजन की कार्यप्रणाली समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? तो इनलेट एयर मैनिफोल्ड के रास्ते से साफ हवा अंदर आती है, इनलेट वाल्व खुला रहता है। हर इंस्ट्रक्टर, हर कोई तुम्हें यही बोलेगा, पर जाती कैसे है, वो इनलेट मैनिफोल्ड लगा कैसे रहता है, किस रास्ते से हवा अंदर को जाती है और कौन सा वाल्व खुला रहता है, ये चीज़ें हम तुम्हें एट द स्पॉट दिखा रहे हैं। कंबशन चैम्बर के अंदर उसे जब कंप्रेस होता है तो गर्म होती है। कंबशन चैम्बर होता कैसा है, तो हमने ये इंजन का हेड खोल रखा है, तो ये कंबशन चैम्बर है इसका, और इसके साथ लगे हैं ये अंदर ये स्पार्क प्लग, ठीक है? और कोई भी चीज़ जब 2 पार्ट्स आपस में फिट होते हैं तो उनके बीच में लीक प्रूफ जॉइंट के लिए ये सिलेंडर हेड गैस्केट यूज होता है। ये गैस्केट मेटल से स्ट्रेंथन्ड होता है। इसमें तरह तरह के होल होते हैं, किसी होल के रास्ते से लुब्रिकेंट चलता है और किसी होल में कूलेंट चलता है। इंजन को ठंडा रखने के लिए, उसको एक उचित नॉर्मल टेम्परेचर पर बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि उस इंजन का एक शानदार कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। ये जो इंटरनल कंबशन इंजन है, ये हैं हीट इंजन। क्या है? हीट इंजन। हीट इंजन क्यों कहा जाता है इसमें? इंजन की परिभाषा है कि इंजन एक मशीन है,
मशीन जिसको जो कोई आसानी से कार्य कर सकती है, जो रिलेटिव, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स आपस में रिलेटिव मोशन करते हैं। वो गियर के द्वारा भी ड्राइव कर सकते हैं, वो पुली के द्वारा भी चल सकते हैं, वो फलक्रम लीवर के द्वारा भी चल सकते हैं, और ये आपस में एक तारतम्य बनाकर चलते हैं। तो मशीन किसी भी कार्य को आसानी से कर सकती है, सेफ्टी के साथ कर सकती है, विद इन टाइम कर सकती है, टाइम की भी बचत होती है। तो इंजन एक मशीन है जो क्या करती है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है, इसीलिए इसको हीट इंजन कहते हैं। और वो जो हीट होती है वो हीट फ्यूल के जलने से प्राप्त होती है इंजन सिलेंडर के अंदर, इसीलिए इसे इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं, कि जो फ्यूल है वो इंजन सिलेंडर के अंदर ही जल रहा है, क्लोज में। ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैसेस, गैसों की ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? गैसों की ऊष्मागतिकी के सिद्धांत, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैसेस। पहला नियम क्या है थर्मोडायनेमिक्स का? ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आज हम तुम्हें ये दिखा रहे हैं कि ये पार्ट्स कैसे फिट होते हैं, इनलेट वाल्व कहाँ पर होता है, एग्जॉस्ट वाल्व कहाँ पर होता है, टीडीसी कहाँ पर होता है, बीडीसी कहाँ पर होता है। टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर का मतलब होता है कि जब, अच्छा यहाँ पर आने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। गैसों की ऊष्मागतिकी के लिए आवश्यक है कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए क्या? एक सिलेंडर और दूसरा उसके साथ मूवेबल पिस्टन। दो चीज़ें आवश्यक हैं, पहला सिलेंडर, दूसरा पिस्टन, और तीसरा उस पिस्टन को चलाने के लिए कोई ना कोई ऐसा साधन होना चाहिए जो कि उस पिस्टन को मूव करा सके, तो अन्य पार्ट्स फिर चलते रहेंगे। फिर हवा या फ्यूल इंजन सिलेंडर के अंदर आए तो उसके लिए वाल्व क्या है? वाल्व्स आर लाइक ए गेट। वाल्व्स क्या हैं? दरवाजे की तरह हैं, गेट की तरह हैं। तो इनलेट वाल्व के रास्ते एयर फ्यूल मिश्रण आ रहा है, या सीआई इंजन में, डीजल इंजन में हवा आ रही है, और एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते से जो जली हुई गैसें हैं वह बाहर निकल रही हैं। अब ऊष्मागतिकी का सिद्धांत से जब हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो ओनली 25% ऑफ हीट कैन बी यूज्ड। सिर्फ 25 से 30% ऊष्मा ऊर्जा का ही प्रयोग हो सकता है। उससे अधिक ऊष्मा को हमें जल्दी से जल्दी इंजन सिलेंडर से बाहर निकालना पड़ेगा, अन्यथा वह तापमान पिस्टन को, पिस्टन रिंग्स को, इंजन सिलेंडर को, सिलेंडर लाइनर को, वाल्व्स को क्षतिग्रस्त कर देगा। क्योंकि जब भी किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिस वजह से जो सॉलिड है वह पिघलने लगता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और जो द्रव है वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए होता है क्योंकि जब भी किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वो अणु पहले ही आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके अंदर गति है, और उसे गर्म किया जाएगा तो वह गति और तेज हो जाएगी और सॉलिड पिघलने लगेगा, द्रव रूप में चला जाएगा, और जो ऑलरेडी द्रव है तो वह भाप में रूप या गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो आज हम तुम्हें दिखाने जा रहे हैं कि टीडीसी क्या है और बीडीसी क्या है, इनके बीच की लेंथ ऑफ स्ट्रोक कैसे नापते हैं, किसी इंजन सिलेंडर के व्यास को कैसे नापते हैं। ये सब बताने के बाद फिर इंजन की जो क्यूबिक कैपेसिटी होती है, जो इंजन धारिता, वो कैसे निकाली जाती है। तो पहले तुम्हें मशीन दिखाते हैं, उसके बाद फिर बोर्ड में उसके कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? ओके। इंजन के अंदर इस सिलेंडर लाइनर में क्या
पिस्टन जब टीडीसी पर है यानी टॉप डेड सेंटर पर है। अब टॉप डेड सेंटर की दो परिभाषाएं हो जाती हैं, एक साधारण परिभाषा और एक इंजीनियरिंग की परिभाषा। समझ में आई बात? थर्मोडायनेमिक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि मूवेबल पिस्टन और सिलेंडर, पर व्यवहारिक रूप में जब हम उसको यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो थ्योरी है। थ्योरेटिकली ये ज़रूरी है, पर उस पिस्टन को मूव कराने के लिए हमें चाहिए एक क्रैंक साफ्ट। क्या चाहिए? क्रैंक साफ्ट। और उस क्रैंक साफ्ट से पिस्टन को जोड़ने के लिए फिर चाहिए एक कनेक्टिंग रॉड। अब कनेक्टिंग रॉड क्रैंक साफ्ट को पिस्टन के साथ जोड़ देती है। कनेक्टिंग रॉड का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? पिस्टन और क्रैंक साफ्ट को जोड़ना। अब इसके अंदर हवा और हवा फ्यूल का मिश्रण, या तो हवा या हवा और फ्यूल का मिश्रण। हवा किस में? सीआई इंजनों में, और एयर फ्यूल मिश्रण किस में? एसआई इंजनों में, स्पार्क इग्निशन इंजनों में, यानी पेट्रोल इंजनों में अंदर आए और जली हुई गैसें बाहर निकलें। उसके लिए क्या चाहिए? वाल्व, गेट चाहिए, रास्ता चाहिए। और वो वाल्व इसलिए चाहिए कि वो ठीक समय पर अंदर आए, और जब उनका समय पूरा हो गया अंदर आने का तो फिर कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, तो उस समय वाल्व दोनों बंद होने चाहिए। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक उसमें स्पार्क द्वारा इग्नाइट होंगे, या अगर डीजल फ्यूल का है तो वो हवा गर्म होने से उसके ऊपर जैसे ही फ्यूल का स्प्रे होगा तो वो जलने लगेगा, और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होगी उस समय तक दोनों वाल्व बंद रहने चाहिए। फिर जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ को आने लगे तो वो जली हुई गैसों को वो बाहर निकाल दे, तो उस समय एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं। तो वाल्व भी चाहिए, और वाल्वों को सही वक्त पर खोलने और बंद करने के लिए भी कोई युक्ति चाहिए। उस टाइमिंग को कि कब गैसें अंदर आएंगी, कब तक आएंगी, और फिर उसके बाद वो कंप्रेस होंगी, कब तक होंगी, कब उसके ऊपर स्पार्क डिलीवर होगा या फ्यूल डिलीवर होगा, तब तक भी उसे बंद रहना है। फिर वो फ्यूल के जलने से जो दबाव मिलेगा पिस्टनों के ऊपर, वो पावर कनेक्टिंग रॉड के द्वारा वापस क्रैंक शाफ्ट को जाएगी। फिर वो जली हुई गैसों का कार्य हो गया है, अब उन्हें इंजन सिलेंडर के बाहर निकालना है। जो ऊर्जा मिलनी थी हमें, जो यांत्रिक ऊर्जा मिल गई हमें, हम उससे जो काम लेना है हमने अभी यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, दो जगहों से लेना है। अब वो जली हुई गैसों को बाहर निकालना है, तो उसका भी टाइम है फिक्स। उस समय पर फिर एग्जॉस्ट वाल्व को खुल जाना चाहिए, और उतनी देर तक ही खुला रहना चाहिए कि फिर नेक्स्ट स्ट्रोक शुरू होना है। तो इसके लिए जो बहुत जरूरी पार्ट है वो है इंजन की केम शाफ्ट। क्या है? केम शाफ्ट, जो वाल्वों को करेक्ट टाइम पर खुलने और बंद होने का आदेश देती और करवाती है। समझ में आ रही बात? तो क्रैंक शाफ्ट के साथ जब पिस्टन बंध जाता है कनेक्टिंग रॉड के द्वारा, तो वो पिस्टन कहां पर है? वो बीडीसी पर है, टीडीसी पर है, या वो आधे में है, या टीडीसी से थोड़ा सा नीचे है, बीडीसी से थोड़ा सा ऊपर है, या बीच में है। यह जानना भी नितांत आवश्यक है वाल्व टाइमिंग के लिए। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो इंटरनल कंबशन इंजन है, इसमें जो भी फ्यूल यूज्ड हो रहा है, जो भी फ्यूल प्रयोग हो रहा है, वो है हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन, जो जलने के बाद बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और कुछ पार्ट बिना जले ही निकल जाता है, अर्ध जले हाइड्रोकार्बन HC। इसके अलावा इस फ्यूल में जब इसकी प्रोसेसिंग होती है
इसमें सल्फर भी मिलाया जाता है, सल्फर कंटेंट। पहले टेट्राइथाइल लेड मिलाया जाता था जो कि अब पूर्णतया प्रतिबंधित है, टेट्राइथाइल लेड नहीं मिला सकते। तो वो SO2 भी बन सकती है जलने के बाद टेम्परेचर से, और कुछ अधजले हाइड्रोकार्बन भी जा सकते हैं, और कुछ कार्बन के कण भी जा सकते हैं जो पर्टिकुलेट मैटर्स कहलाते हैं। ये वायुमंडल में जाकर वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। वायुमंडल में जाकर यहाँ वायुमंडल की अन्य गैसेस के साथ मिलकर मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधों के लिए यह हानिकारक हो सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि फ्यूल या एयर फ्यूल मिश्रण या फिर हवा पूरी मात्रा में इंजन सिलेंडर को मिले, और एयर और फ्यूल का मिश्रण ऐसा हो जो कि कम से कम पॉल्यूटेंट निकाले या पॉल्यूटेंट बिल्कुल ना निकाले। तो इसके लिए एयर और फ्यूल का मिश्रण जो है स्टोइकियोमेट्रिक होना चाहिए। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है रासायनिक रूप से आदर्श होना चाहिए, जिसमें 14.7:1 वे स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो है। रासायनिक रूप से आदर्श जो एयर फ्यूल रेशियो है, हवा और फ्यूल का, ईंधन का जो अनुपात है वह होना चाहिए 14.7:1, यानी 14 भाग उसमें हवा होनी चाहिए और 1 भाग सिर्फ पेट्रोल का होना चाहिए। किसके? इस सिलेंडर के टोटल वॉल्यूम के बराबर। मान लिया इंजन सिलेंडर का वॉल्यूम 100 सीसी है, तो उसमें 140.7 सीसी हवा, उसका 100 का 14.7% हवा और 1 भाग फ्यूल का होना चाहिए। ये तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो हो गया। फिर ये करेक्ट टाइम पर जल भी जाना चाहिए, तो स्पार्क भी उसी हिसाब से डिलीवर करना है। और ज्वलन की 4 प्रक्रियाएं होती हैं। मैंने तुम्हें जब सेंसर्स के मैं तुम्हें आइडेंटिफिकेशन करवा रहा था पेट्रोल इंजन में, तब मैंने तुम्हें बहुत सारे सेंसर्स बताए थे। मास एयर फ्लो सेंसर, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, एग्जॉस्ट गैस में जाने वाला, बाहर को जाने वाली जगह पर मैंने 2 सेंसर तुम्हें दिखाए थे, जिसे कहते हैं O2 सेंसर या लैम्डा प्रोब। बताया था? कुछ है दिमाग में? ये चीज़ें बिल्कुल आधुनिक इंजन BS6 इंजन में दिखाए। ये पुराना इंजन है, इसमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट निकाल रहे थे, इसीलिए ऑब्सोलीट हो गए। पर हमने यहाँ रखा है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। इस इंजन की प्रक्रिया बदल नहीं सकती, कार्यप्रणाली वही होगी। उस कार्यप्रणाली को परिष्कृत किया जाएगा ताकि वह कम से कम प्रदूषण करे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ये डेटा होना चाहिए कि इंजन के अंदर हवा कितनी गई। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंजन किस RPM पर चल रहा है। ये जो क्रैंक शाफ्ट है, ये रिवॉल्यूशन, ये रोटरी मोशन कर रही है, और जो पिस्टन है वह रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। यानी क्रैंक शाफ्ट घूर्णन गति कर रही है और जो पिस्टन है वह सरल रेखीय गति कर रहा, आवर्त गति कर रहा। वो एक ही स्थान पर एक बार ऊपर जा रहा है, दोबारा नीचे जा रहा, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा। तो जो पिस्टन का एक मूवमेंट है, चाहे वह टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जाए, चाहे वह बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक आए, वो कहलाता है एक स्ट्रोक। क्या कहलाता है? एक स्ट्रोक। यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक के बीच की दूरी को कहते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रोक। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक की लंबाई, यानी पिस्टन द्वारा तय की गई दूरी। अब इसको 4 स्ट्रोक इंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पिस्टन
4 बार ऊपर नीचे जा रहा है। यानी ऊपर का मतलब टॉप डेड सेंटर, नीचे का मतलब बॉटम डेड सेंटर। अब ये डेड सेंटर होता क्या है? इंजन सिलेंडर के अंदर वह सबसे ऊपरी भाग जिससे और ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता। बट एक्चुअल ये क्या पोजीशन होती है? ये क्रैंक शाफ्ट की वह पोजीशन जिसमें पिस्टन अपने सबसे ऊपरी भाग पर रहता है, इंजन सिलेंडर के सबसे ऊपरी भाग पर रहता है। टीडीसी क्या है? क्रैंक शाफ्ट की वह पोजीशन जब पिस्टन अपने सिलेंडर में, सिलेंडर लाइनर के सबसे ऊपरी भाग पर रहता है, यानी यह सिलेंडर हेड के नज़दीक रहता है, ये वाला भाग। ये अभी ये 2 पिस्टन टीडीसी पर हैं और 2 पिस्टन बीडीसी पर हैं। साथ ही यह जानना जरूर, अब क्रैंक शाफ्ट यूं ऐसी जिगजैग क्यों बनाई जाती है? एक तो इससे लीवरेज मिलती है, दूसरा एज पर फायरिंग ऑर्डर ये आसानी से घूम सकती है और पिस्टन ऊपर नीचे हम रख सकते हैं, इसीलिए वो टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है। एट ए टाइम 2 सिलेंडर टॉप डेड सेंटर में रहेंगे, 4 सिलेंडर में, और 2 पिस्टन बॉटम डेड सेंटर में रहेंगे। अब यहां देखोगे टॉप डेड सेंटर पर पिस्टन है, थोड़ा जूम इन करके दिखाया जाए, और यहां ये थोड़ी सी जगह बची हुई है। ये जगह जो बची हुई है ये कहलाती है रिज। क्या कहलाती है? रिज। और इसका व्यास थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो इसलिए रखा जाता है, ये कंप्रेशन रेशियो प्राप्त करने के लिए ये क्लियरेंस वॉल्यूम बनाती है। किसी किसी इंजन में ये और ऊपर तक आएगा, पर उस समय ये जो क्लियरेंस है उसका काम करता है ये सिलेंडर हेड गैस्केट। ये सिलेंडर हेड गैस्केट इंजन सिलेंडर और सिलेंडर हेड के बीच एक लीक प्रूफ जॉइंट बनाता है। जो लुब्रिकेंट, इसके अंदर 2 पार्ट्स आपस में मिलके चलते हैं। अपने हाथों को रगड़ो, हाथों को रगड़ो, हाथों को रगड़ो, जोर जोर से रगड़ो। क्या हुआ? गर्मी हुई। जब त्वचा से रगड़ रही है तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है। जब यहाँ स्टील के पार्ट्स हैं, लोहा पार्ट्स हैं, ये जब आपस में रगड़ के चलेंगे तो इससे क्या होगा? हीट उत्पन्न होगी। और मैंने अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि जब भी किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब जो सॉलिड है वह। अच्छा, तो ये जो फ्रिक्शन हो रहा है, इस फ्रिक्शन के कारण एक तो गर्मी उत्पन्न हो रही है और उसके बाद क्या हो रही है? घिसावट, घिसावट उत्पन्न हो रही है। तो उस घिसावट को, उस गर्मी को कम करने के लिए जरूरी है कि इनके बीच कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट ना रहे। सिर में तेल किसने लगाया है? लगाया ही नहीं है। सिर में तेल लगाना ही नहीं है। जिसने लगाया है, हाथों में तेल लगाने के बाद हाथों को रगड़ो। अब इंजन ऑयल ही लगा लो। मैकेनिक मोटर व्हीकल तुम्हारा ट्रेड है बेटे, हाथ में ऑयल भी लगेगा, ग्रीस भी लगेगा। अभी से उसकी तैयारी कर लो, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार हो जाओ। जरा सा इंजन ऑयल लगा के लाओ। जिसने तेल लगाया है, सूरज लग रहा है? यस सर। क्या हो रहा, क्या महसूस हो रहा है? अब गर्मी हो रही है? यस सर। गर्मी हो रही है? यस सर। स्मूथ चल रहा है, थोड़ा मगर चल रहा है लेकिन हीट चल रहा है, हीट हो रही है। वो तो वैसे होगा। जो फिल्म है ये इनएक्यूरेट है। इसके कारण हो क्या रहा है? एक तो स्लाइडिंग एक्शन मिल रहा है। अब तुझे पहले के बराबर जोर नहीं लगाना पड़ रहा, हाथों को इजीली ऊपर नीचे कर जा रहे हैं। यस सर। अब हो रही गर्मी? नहीं सर। पहले तू जोर लगा रहा था उसको, यस सर। तो जब ज़्यादा जोर लगा रहा मतलब ये ज़्यादा आरपीएम पर चल रहा है, परंतु इसके अंदर अब क्या हो रहा है? हल्के हल्के चला, गर्मी हो रही है? नहीं सर। इजीली स्लाइड हो रहा है। यस सर। हो क्या रहा है एक्चुअली? ये ऑयल इस त्वचा के मध्य में एक पतली सी फिल्म बना ले रहा है। फ्रिक्शन होता क्यों है? प्रत्येक पदार्थ
अणुओं से मिलकर बना है और उन अणुओं के मध्य में थोड़ा सा गैप है। जब दो पार्ट्स आपस में रगड़ के चल रहे हैं, मैं अपने हाथों को ऐसे चला रहा हूं तो इस हाथ के अणु इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं खाली स्थान में, इस हाथ के अणु इसके खाली स्थान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से ये इस गति को प्रभावित कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हम बल लगा रहे हैं वो हम इसको आगे पीछे कर रहे हैं, तो ये घर्षण हो रहा है। सेम पिस्टन के अणु सिलेंडर लाइनर के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे और सिलेंडर लाइनर के अणु पिस्टन के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, इसी कारण फ्रिक्शन होती है। समझ में आई बात? अब लुब्रिकेंट पिस्टन और सिलेंडर लाइनर के मध्य एक पतली सी फिल्म बना देता है, जिससे पिस्टन सिलेंडर लाइनर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता, बल्कि उनके बीच में एक पतली सी ऑयल की फिल्म आ जाती है, एक पतली सी परत आ जाती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो स्लाइडिंग एक्शन मिलता है, ये पिस्टन इजीली ऊपर नीचे चल सकता है बिना घिसावट के। बाकी उस घिसावट को, ऑयल को ऊपर नहीं आने देने के लिए उसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ऑयल रिंग होते हैं। कंप्रेशन को लीक नहीं होने देने के लिए कंप्रेशन रिंग होते हैं, इनके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे। अभी तुम्हें इंजन का आइडेंटिफिकेशन एंड कैसे वो पिस्टन ऊपर नीचे चलता है ये दिखाना है, और इस घिसावट को रोकने के लिए लुब्रिकेंट यूज हो रहा है। अब वो लुब्रिकेंट नीचे ऑयल संप में है, उसे ऑयल पंप खींच रहा है। ऑयल पंप ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके साथ ही नीचे लगा हुआ है ऑयल पंप। तुम्हें दिखाया था खोल के पहले, कल सबने ऑयल पंप देखा। वो ऑयल पंप तेजी से प्रेशर के साथ ऑयल को ऊपर डाल रहा है। तो जो सिलेंडर हेड हैं इसमें नहीं है, परंतु जो आजकल के हैं उसमें ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म है। तो वहाँ जो रॉकर चल रही हैं या फिर केम शाफ्ट डायरेक्ट इस वाल्व को दबा रही हैं, इसमें वाल्व साइड वाल्व मैकेनिज्म है, तो ये साइड से ऊपर हो रहे हैं वाल्व। आजकल के इंजनों में, आधुनिक इंजनों में सब ऊपर से दबते हैं। तो वो वाल्व भी मेटल का है, केम शाफ्ट भी मेटल की है, मेटल टू मेटल, फिर ये दोनों हेड घिस जाएंगे, उसके केम शाफ्ट भी घिसेगी और वाल्व भी घिसेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि ऑयल ऊपर आए, उन पार्ट्सों के बीच भी ऑयल की फिल्म बने। फिर जो केम शाफ्ट है वो अपने जर्नल पर घूम रही है, वह भी मेटल के बुश हैं, वो जर्नल कट जाएंगे या बुश कट जाएगा अगर वहाँ ऑयल नहीं जाएगा, तो वहाँ तक ऑयल जाना चाहिए। तो वो ऑयल वापस फिर इसी रास्ते से नीचे जाना है उसे। वो ऑयल कूलेंट के साथ ना मिले, ये व्यवस्था भी करनी है। तो ये सब कार्य करते हैं ये गैस्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेंडर हेड गैस्केट। यदि यह जरा सा भी क्रैक हो जाता है तो कूलेंट लुब्रिकेंट में मिल जाता है या लुब्रिकेंट कूलेंट में मिल जाता है। दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। कभी कभी कूलेंट लुब्रिकेंट में नहीं मिलता, बल्कि लुब्रिकेंट कूलेंट में मिल जाता है। दोनों ही स्थितियों में अलग अलग गाड़ियों का भी है। उसमें कई गाड़ियों में हीट एक्सचेंजर होते हैं, तो वो हीट एक्सचेंजर का गैस्केट कटने की वजह से भी कूलेंट में लुब्रिकेंट मिल जाता है। और जिनमें हीट एक्सचेंजर नहीं है तो फिर निश्चित रूप से वो सिलेंडर हेड गैस्केट ही गया हुआ है, इसीलिए रेडिएटर में ऑयल आ जाता है। जब हम रेडिएटर की कैप को खोलते हैं, उसके अंदर यूँ उंगली मारेंगे तो वहाँ ग्रीस सा बन जाता है, क्योंकि अमलगम बन जाता है। जब ये कूलेंट ऑयल के साथ मिल जाता है तो एक ग्रीस टाइप का बन जाता है, उससे पता चल जाता है कि ये सिलेंडर हेड गैस्केट गया। ये तो जो बेवकूफ़ ड्राइवर होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। जो असली जो एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर होते हैं वो स्टार्टिंग से ही पता कर लेते हैं कि गाड़ी मिसिंग कर रही है, वो तत्काल ले जाते हैं मिस्त्री के पास, मैकेनिक के पास। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर हेड गैस्केट है, एक तो ये लीकेज से बचाता है, आपस में लुब्रिकेंट और कूलेंट को मिलने नहीं देता, कंप्रेशन को लीक नहीं होने देता, एक लीक रोधी जोड़ बनाता है। उसके अलावा यह क्लियरेंस वॉल्यूम को भी बनाता है। हमने बिना सिलेंडर हेड लगाए इस दूरी को नापा था, यह है वर्नियर कैलिपर।
ये एक मल्टीपर्पज़ टूल है, इस पर मैंने पहले भी क्लास हो चुकी है, यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड हो चुका है। बताया था ना कि पहले सबसे पहले इस टूल को यूज़ करने से पहले क्या करना है, इन दोनों जॉ को मिला लेना है और जीरो एरर देख लेनी है। इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। उसके बाद हमने इसको मापा कि ये जगह कितनी बची है, तो ये जगह की माप निकली है 3 खाने तो इसमें पूरे पूरे गए हैं, मतलब 3 मिलीमीटर। फिर ये वर्नियर कैलिपर का कौन सा खाना मेन स्केल के खाने के साथ मिल रहा है, तो इसमें दूसरा खाना, मतलब एक खाने में 5 हैं, तो ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ तक आने तक कितने हो गए 10। वो जो 10 हैं इसमें एक खाने का माप है 0.02, तो 10 खानों का माप कितना हो गया 0.20। तो ये जो रिज एरिया इसमें रखी गई है वो कितनी है 3.20। ये किसी में 5 mm भी हो सकती है, किसी में 4 mm भी हो सकती है, और किसी में इसमें यह 3.20 mm है। ये रखी क्यों जाती है रिज, ये इसलिए रखी जाती है जब पिस्टन नीचे को जाए तो वो इजीली वापस चला जाए। अभी इसमें रॉक पोजीशन भी बताने वाला हूँ कि रॉक पोजीशन क्या होती है।